बाबू ये कुछ एमसीक्यू लेते सुपर फास्ट स्पीड में। ठीक है, हमारे पास समय भी आज कम है, रात में आज समय कम है। ठीक है, और आप लोग को जो भेजा जा रहा है उसको देखिए, हम वही चीज भेज रहे हैं जो आपको आने वाला है। ये जो मेरे पास पहले से रिकॉर्डेड है उसको भेज रहे हैं। विश्वास करके पढ़िए एक, और बाकी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी चालू करते हैं। एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड विद इन ब्लैंक डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस लिखा है। 3 केस होता है। एनुअल रिटर्न हम 3 केस में भेजते हैं। उसका एक केस हम यहां लिए कि डिसकंटिन्यूस किया है, आपने वर्किंग का डिसकंटिन्यूएंस किया है, तो कितने दिन के अंदर में यदि आपने ऐसा किया है तो आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। आपको ऑप्शन दे दिया 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज। और बढ़िया से नहीं समझ के गए तो एक बार पढ़ के जो गया होगा वो यहीं पे गड़बड़ा जाएगा। एक ठुल जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी कोई ऑब्जेक्टिव भी रहेगा वहां पर। सुनिए, पहले एनुअल रिटर्न, पहले डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है ये रेगुलेशन में डेफिनेशन दिया हुआ है। ऐसे वर्किंग को हम डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलते हैं जो कि कोई भी कारण से डिसकंटिन्यूड मतलब काम रोक दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है कोई भी कारण से, वट एवर एनी रीजन, एंड आर इनएसेसिबल, आर रेंडर्ड इनएसेसिबल। या तो इनएसेसिबल है या उसको इनएसेसिबल बना दिया गया है। बट इसमें एक और वर्ड है, बट ये जो है फिर से वहां पर हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, बट वर्क कैन अगेन स्टार्टेड, लेकिन हम वहां फिर से वर्क को, काम को चालू कर सकते हैं, तो उसको डिसकंटिन्यूड बोलते हैं। और एक होता है अबेंडनमेंट वर्किंग। ऐसा वर्किंग को हम अबेंडन वर्किंग बोलते हैं जिसको हमेशा के लिए क्लोज्ड कर दिया, बंद कर दिया है, अब उसमें फ्यूचर में कोई वर्किंग नहीं होगा, उसको बोलते हैं अबेंडनमेंट या क्लोजर। अबेंडनमेंट बोलिए या क्लोजर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, इतना पहले क्लियर हो गया। तो अब आएगा तो एनुअल रिटर्न्स जो है, क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिटर्न्स, ये रेगुलेशन 4 में दिया है, रेगुलेशन 4 में दिया है एनुअल रिटर्न्स। क्या दिया है रेगुलेशन 4 में? उसमें बोला है कि इन जनरल जो है ऑन or before 1st February of every year, owner, agent or manager shall submit in Form 3 to Chief Inspector of Mines, Regional Inspector of Mines and District Magistrate annual returns। अब कैसे याद रखिएगा, देखिए एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में देते हैं। देखिए याद रखने का तरीका है, एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में देते, 3 आदमी को देते हैं, जैसे डिजीज वाला बताए थे, फॉर्म 5 में देते और 5 आदमी को देते हैं, बताए थे ना। ये याद रखने का तरीका है। नोटिस ऑफ डिजीज 5 आदमी को देते और 5 फॉर्म में देते। वैसे एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में देते, फॉर्म 3 में देते हैं, और 3 अथॉरिटीज को देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कब देते हैं? 1 फरवरी या उसके पहले हर साल ओनर, एजेंट या मैनेजर देते। और किसके लिए रहता है वो? पिछले साल के लिए, फॉर द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल के लिए रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब स्पेशल केस आएगा, ये तो जनरल केस हो गया, ये आपको हर साल करना है। अब स्पेशल केस में क्या होता है कि इफ माइन इज अबेंडेंड आर क्लोज्ड, माइन को बंद कर दिया गया है, अबेंडेंड आर क्लोज्ड कर दिया है, आर वर्किंग thereof is discontinued for a period exceeding 60 days। लेकिन हर केस में डिसकंटिन्यूड कीजिएगा तो आपको एनुअल रिटर्न नहीं देना है। यदि आपके वर्किंग को आपने 60 दिन से अधिक दिन के लिए डिसकंटिन्यूड कर दिया है तो आपको डिसकंटिन्यूस का नोटिस भी देना है। अगले रेगुलेशन में हम कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, नोटिस तो देना, उसके साथ ही साथ आपको एनुअल रिटर्न भी सबमिट करना है। किस किस केस में? माइंस को आपने बंद कर दिया मतलब अबंडेंट और क्लोज्ड कर दिया।
दूसरे क्या केस बोला कि आपने वर्किंग को डिसकंटिन्यू कर दिया 60 दिन से अधिक दिन के लिए, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज डिसकंटिन्यू किया, या माइन के ओनर का ओनरशिप चेंज हो गया है। इन तीन परिस्थिति में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। तो डिसकंटिन्यूस किया है तो डिसकंटिन्यूस करने के 90 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में, 90 डेज के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। और यदि माइन के ओनर का ओनरशिप चेंज हुआ है या अबेंडेंट आपने किया है तो 30 दिन के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, तो रेगुलेशन आपका 4 कंप्लीट हो गया। 4 से 10 तक मत भूलिएगा, पूरा रेगुलेशन का कोई भी चैप्टर को उठा लीजिएगा, जितने रेगुलेशन 4 से 10 के बीच में ऑब्जेक्टिव आएंगे उतना किसी चैप्टर से कभी भी नहीं आते हैं। कोई चैप्टर से 1 या 2 रहेगा, लेकिन इससे 4 गो रहेगा। रेगुलेशन 3 से लेके रेगुलेशन 3 से 10 के बीच में आपको 4 गो ऑब्जेक्टिव हर एग्जाम में रहेगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया। एक बोला IME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन, वी कैन से PME। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वी कैन से IME। अब यहां पे 3 ऑप्शन दे दिया IME के बारे में। IME अब एक ही ना सही होगा। एट इंटरवल ऑफ 5 years a person seeking employment in the mine और of every person। अब नहीं समझ आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आप लोग को अभी NCL में नौकरी मिलेगा ना, तो NCL में जब नौकरी मिलेगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन को बोलते हैं IME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल का मतलब क्या? शुरुआती, प्रारंभिक, मतलब पहला जांच, पहला मेडिकल जांच। ठीक है, क्यों करते हैं IME PME उसका हम चर्चा करेंगे एक दिन। उसके पीछे क्या रीजन है IME और PME करने का, उस पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम यहीं तक सीमित रहते हैं कि IME, तो IME कब करते हैं यही ना पूछा है। IME बोल दिया, यहाँ 3 गो ऑप्शन लिख दिया। कब करते हैं? IME ऑफ एवरी पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द माइन। माइन में जो भी आदमी एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है, मतलब जो टू बी एम्प्लॉयड, मतलब जिसको एम्प्लॉय किया जाना है, उस हर आदमी का IME किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मतलब ये वाला सेकंड वाला आंसर आपका सही है। कई बार टिक नहीं लगाते तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपको बता नहीं दिया इतना बड़ा वीडियो में। ठीक है, IME किसका करते? दोज पर्सन हु हैव टू बी एम्प्लॉयड, मतलब जिसको एम्प्लॉय किया जाना है, जिसका अपॉइंटमेंट होना है, उसका हम करते हैं IME। तो हम PME का भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत शार्ट में पूरे PME के रूल को हम बताए थे। ठीक है, 29B में IME और PME का जिक्र है। IME एंड PME का, IME तो हम जिक्र कर लिए, अब हम देखते हैं PME। PME के बारे में 4 बात बोला है रूल 29B में। कितनी बात बोलिए? 4 बात बोलिए। एक बात बोलता कि PME एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 5 years, मतलब 8 इंटरवल्स ऑफ 5 years, मतलब 5 साल के अंदर में करना है। नॉट मोर देन 5 years, मतलब 5 साल के बाद नहीं कि 5 साल कंप्लीट होगा जब नहीं, 5 साल के अंदर में, 5 साल कंप्लीट होते तक कर देना है। और ये भी नियम है कि जो माइन में आपके पास स्ट्रेंथ है उसका 1/5 को हर साल PME में भेजना है। कितना? 1/5, 20%। 1/5 मतलब क्या होता है? वो 20% ना। ठीक है, 20% मतलब 1/5 जो आपके स्ट्रेंथ, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको हर साल PME में भेजना है। अब 20% भेजिए तो 20-5 100, 5 साल में सब आदमी का PME हो जाएगा। ये न थी मैं यार, छोटा सा बात है। तो PME एट इंटरवल्स ऑफ 5 years एक हो गया। दूसरा, PME ऑफ ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्बेस्टोस माइन
एट इंटरवल ऑफ 1 year और 12 months। अब वहां आपके रूल के बुक में लिखा हुआ पर्सन इंगेज इन माइनिंग एंड मिलिंग ऑफ एस्बेस्टॉस। अरे उसका मतलब ही हुआ बाबू कि एस्बेस्टॉस माइन है। उसका मतलब ही क्या हुआ कि एस्बेस्टॉस माइन, हम जो बोलते हैं उसका मीनिंग भी समझते चलिए। नहीं तो 3.5 डिग्री को समझने में इतना लंबा टाइम लगा दिया, लगता मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा कभी। ठीक है, वो सब करो नहीं यार, नहीं करेंगे तो होगा। अब बोलते होंगे डांट रहे हैं, अरे डांट इसलिए रहे, छोटे भाई है, छोटे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे समझता हूं इसलिए डांटता हूं। तो मुझे क्या गरज पड़ा आपको डांटने का? आपको डांट के यदि आपको फायदा हो जाए और आप कल नौकरी में लग जाए तो जो अच्छे आदमी होंगे वो दुआ देंगे और जो अच्छे नहीं होंगे वो दुआ ना देंगे। ये हम जानते हैं। 50 साल का उम्र हो गया, 50 साल में बहुत कुछ दुनिया देखा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पीएमई हर 5 साल के इंटरवल पे एक बार करेंगे। और जो एस्बेस्टस माइन में काम करने वाले हमारे आदमी हैं, जहां पे उनका साल में एक बार करेंगे, मतलब 12 मंथ्स में 1 टाइम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं कि यदि कोई आपका जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि कोई डस्ट रिलेटेड डिजीज का सस्पेक्टेड केस है, तब पीएमई भी और एक्सरे भी फ्रीक्वेंट इंटरवल पर किया जाएगा। कंफर्म नहीं है डॉक्टर साहब, सस्पेक्टेड केस है। क्या बोलता? पीएमई और एक्सरे एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी डीम इट necessary to confirm the suspected case of a dust related diseases। जो dust related diseases है, क्या क्या बताए थे? कुछ याद होंगे तो बोलिए। बताए थे कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिडोरोसिस, बेरिलोसिस। These are the dust related disease and all these are comes under the heading of pneumococcus। What is pneumococcus? Pneumococcus is a general term used for dust related diseases and pneumococcus is caused due to inhalation of respirable dust of size range 0.25 to 3 micron size। ये जितने भी हमने न्यूमोकोसिस के भी नाम बताए वो न्यूमोकोसिस के अधीन आने वाली बीमारी है। अब यदि सिलिका के कारण है तो उसको सिलिकोसिस बोल दिया, सिलिका डस्ट के कारण है। कोल डस्ट के कारण तो कोल माइनस न्यूमोकोसिस बोल दिया। एस्बेस्टोस डस्ट के कारण तो उसको एस्बेस्टोस बोल दिया। लेकिन ये सब डस्ट रिलेटेड डिजीज है, ये सब न्यूमोकोसिस के अंतर्गत आता है। पहले यह माना जाता था कि बिलो 5 माइक्रोन साइज का डस्ट पार्टिकल जो है वह हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, अभी भी मानते हैं। लेकिन 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो डस्ट साइज है 0.25 टू 3 माइक्रोन साइज, ये जो डस्ट पार्टिकल का साइज है, ये डस्ट पार्टिकल साइज को रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं। और इसी के चलते आपका डस्ट रिलेटेड डिजीजेस, ये जिसको हम न्यूमोकोसिस बोलते होता है। ठीक है, बिलो 5 माइक्रोन साइज का पहले से रूल चला रहा, ब्रिटिश मेडिकल एजेंसी था, उसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने न्यूमोकोसिस के लिए किस साइज रेंज, डस्ट के किस साइज रेंज को जिम्मेदार बताया? 0.25 टू 3 माइक्रोन साइज। अब ऐसा काहे बोला बाबू? रेस्पिरेबल डस्ट का मेरा एक वीडियो उसमें देखिएगा, रेस्पिरेबल डस्ट का डेफिनेशन बताए हैं। ठीक है, बहुत एकदम महीन डस्ट होगा, पाउडरी डस्ट होगा, वो भी क्या होगा? इनहेल करेंगे और एक्सहेल हो जाता है। बड़ा डस्ट जो रहेगा नाके में रुक जाएगा और जाएगा भी तो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो साइज का डस्ट रहेगा 0.25, कितना बोल रहे बाबू? 0.25 माइक्रोन टू 3, माइक्रोन लिख देता नहीं, समझेगा नहीं बच्चा लोग। माइक्रोन टू 3 माइक्रोन साइज का जो डस्ट, माइक्रोन साइज का जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे लंग्स में जाके जमा हो जाता है, जिसको एंकर्ड बोलते हैं, जमा हो जाता है। और इसी के चलते डस्ट रिलेटेड डिजीज होता है। रेस्पिरेबल डस्ट का हम डेफिनेशन वहां बताए थे। रेस्पिरेबल डस्ट आर दोज डस्ट विच गेट्स एंकर्ड इनटू ह्यूमन लंग्स, ऐसा बताए होंगे। ठीक है,
ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ये पीएमई का मोटा मोटी 29B का हुआ। एक 29C है, उसमें दिया है एग्जामिनिंग अथॉरिटी। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टरी जांच कौन करेगा? कौन करेगा? आपके माइन के लिए जो डॉक्टर अपॉइंटेड है वो करेगा, या आपका कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्टर वो करेगा, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी करेगा। लेकिन उसको इस काम के लिए पर्टिकुलरली अथॉराइज किया जाएगा। ठीक है, इतना ही है कहने का मतलब। एक लाइन में डॉक्टर करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन, समझ आए ना? ये BCD, ये वाले कॉमा तो भूलिएगा जी। ये है नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या है? एन नहीं लिखा, नोटिस लिखा है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसा कोई भी आदमी मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, एक एक करके ले रहा है सबको। यार हम लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मैनेजर जो है जिस आदमी को पीएमई के लिए भेजेंगे उसको फॉर्म एम में, किस फॉर्म में? फॉर्म एम में 20, ये लिख दिया बाबू गलती से, सॉरी। फॉर्म एम में 20 दिन पहले, इन एडवांस ऑफ 20 डेज, 20 दिन पहले इन एडवांस ऑफ 20 डेज फॉर्म एम में एक नोटिस देंगे कि भैया आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना, और उसका एक कॉपी इस फॉर्म एम का एक कॉपी मेडिकल ऑफिसर को भी भेजेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने निरपति जी को भेजा था। अब निरपति जी का बहुत अर्जेंट काम आ गया, कुछ रिजनेबल कास्ट था, तो रिजनेबल कास्ट था तो वो नहीं जा पाया, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होगा ऐसा नहीं ना है। अब उसको क्या करेंगे मैनेजर साहब? उसको फिर बोलेंगे भैया आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना, और उसको फॉर्म एन में, एम के बाद एन है, देखिए सीक्वेंस है, गड़बड़ मत कीजिएगा। फॉर्म एन में फिर से एक सेकंड नोटिस करेंगे, और ये फाइनल नोटिस होगा, सेकंड एंड फाइनल नोटिस है ये, सेकंड नोटिस एंड फाइनल नोटिस। इसके बाद आप कुछ क्या होगा हम बताएंगे। और ये पीरियड को आधा कर देगा, 20 था, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 डेज। ऐसा छोटा छोटा लिख के रखो ना यार, कि नोट फॉर्म एम में 20 दिन पहले मैनेजर नोटिस देता है, नहीं गया भैया तो फॉर्म एन में 10 दिन पहले देता है। ठीक है, हुआ ना इतना। अब इसके बाद क्या होगा? 29D हो गया, फिर 29E भी आ गया, ABCDE। यह फेल्यूर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, बहुत लंबा चौड़ा, उसको हम एक लाइन में बताएंगे जो आपके काम का है। मैनेजर साहब ने फॉर्म एन में 10 डेज शॉर्ट पीरियड का एक नोटिस दिया, उसके बाद फॉर्म एम में दिया नहीं गया, रीजनेबल कास्ट बता दिया, फलाना फलाना था। ठीक है, फॉर्म एन में 10 दिन पहले दिया तो भी नहीं गया। अब क्या होगा कि यदि स्टिल ही फेल्स टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, ही इज लायबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। अब वो है उसके सर्विस से डिस्चार्ज के लिए उत्तरदायी रहेगा। मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं रहेगा, मैनेजर जिम्मेदार नहीं रहेगा, कौन रहेगा? वो आदमी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ही इज लायबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इफ ही अंडरगोज टू मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द सेकंड नोटिस। ठीक, ABCDEF। 29F में क्या है बाबू? 29F में आपका दिया है मेडिकल का स्टैंडर्ड और मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो किसमें स्टैंडर्ड दिया? देखिए अब स्टैंडर्ड दो फॉर्मेट है, दो फॉर्म है, फॉर्म P1 और फॉर्म P। तो जो नया जाएगा IME के लिए उसका P1 हो गया, और PME का क्या हो गया? P हो गया। जो IME करेगा नया वाले के लिए नाम दे, देखिए इंट्रेंस है, एकदम सब घुस रहे हैं, तो आपके लिए P1 हो गया। और जो पहले से माइंड में एम्प्लॉयड है उसके लिए फॉर्म P हो गया। तो P1 किसके लिए? IME के लिए फॉर्म P1 हमारा दिख रहा है, IME के लिए P1 और PME के लिए फॉर्म P में रहेगा। कोई दिक्कत है? इतना कोई दिक्कत है यहां तक? और
ये तो इसमें स्टैंडर्ड दिए कि क्या क्या चीज चेक करना है, क्या क्या चीज जांच करना है डॉक्टर साहब को। आईएमई वाले के लिए फॉर्म P1 में स्टैंडर्ड दिया है और पीएमई वालों के लिए फॉर्म P में दिया है। अब मेडिकल जांच भी हो गया। अब मेडिकल जांच हो गया तो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब जो है, मेडिकल ऑफिसर जो है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो एक मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे और देंगे। उसको ट्रिप्लिकेट रहेगा, ट्रिप्लिकेट मतलब 3 कॉपी में बनाएगा। एक कॉपी मैनेजर को भेजेगा, एक कॉपी जिसका मेडिकल जांच हुआ वो आदमी को भेजेगा, और एक कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेगा। किसमें भेजेगा, फॉर्म O में। मेडिकल रिपोर्ट किसमें भेजेगा भैया डॉक्टर साहब, फॉर्म O में। O MNO, देखिए MNO, M में नोटिस दिया, जाओ भैया पीएमई के लिए, नहीं गया भैया तो N में 10 दिन पहले फिर भेज दिया कि भैया अब जाओ, अब चले गया। चाहे वो 20 दिन पहले वाला फॉर्म M में गया हो, चाहे 10 दिन पहले वाला फॉर्म N के हिसाब से नोटिस, फॉर्म N के हिसाब से नोटिस मिला और गया, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसका रिपोर्ट ट्रिप्लिकेट में बनेगा, वो फॉर्म O में बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए नियम है कि कोई भी मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर तो कोई बात नहीं, मेल डॉक्टर, कोई भी मेल डॉक्टर किसी भी फीमेल की मेडिकल जांच नहीं करेगा जब तक कि उस महिला की सहमति ना हो और वहां पर एक अन्य महिला उस रूम में, जिस रूम में डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं उस महिला को, वो उपस्थित ना हो। 2 कंडीशन। फीमेल डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहे हैं, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बात नहीं है, फीमेल एग्जामिनिंग अथॉरिटी के लिए, मेल के लिए बोल रहे हैं। कोई भी मेल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है किसी भी महिला की मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए 2 शर्तों का पालन करेंगे। एक तो उस महिला की सहमति चाहिए, दूसरी शर्त क्या है कि उस रूम में जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा वहां पे एक अन्य महिला खड़ी रहना चाहिए, ताकि जो हम सब लोग इंसान है, कभी कभी कुछ अनहोनी रिपोर्टें भी आती रहती है, तो उस टाइप की रिपोर्ट ना आए उसके लिए प्रोविजंस है। ठीक है। अब मैं तो गया था भैया पीएमई में, या कोई बच्चा भी एनसीएल का एग्जाम देने जा रहा है, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाता, डरना नहीं, हम बता रहे हैं, उसका भी प्रोविजन दिया है। हम सब बता दे रहे, आईएमई पीएमई पूरा ही एक साथ कंप्लीट कर दे रहे। हम बोले दे रहे एक चीज पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ेंगे। वो जो एक लाइन का लिखते ना उसमें समझ नहीं आता ना, बताना भी नहीं चाहिए किसी को। वो आधा नॉलेज जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। तो मान लो आप आईएमई में गए और फेल हो गए, कोई पर्टिकुलर चीज पे फेल हो गए, कुछ नहीं होता है, या पीएमई में फेल हो गए, आप जो है री एग्जामिनेशन के लिए बाय अपेलेट मेडिकल बोर्ड, एएमबी जिसको बोलते हैं, अपेलेट मेडिकल बोर्ड से री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब रिपोर्ट फॉर्म O में मिला उससे 30 दिन के अंदर, फॉर्म O में जो आपको रिपोर्ट मिला उससे 30 दिन के अंदर में आप री एग्जामिनेशन के लिए, मतलब फिर से मेरी जांच की जाए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके थ्रू करेंगे, माइन के मैनेजर के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, पीएमई वाले। ठीक है। और आईएमई वाले वहीं पर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। पीएमई वाले जो कैंडिडेट है जो माइन में पहले से नौकरी कर रहे हैं, वो मैनेजर के थ्रू अप्लाई करेंगे, मैनेजर को एप्लीकेशन देंगे कि सर मेरा एएमबी से, मतलब अपेलेट मेडिकल बोर्ड से एग्जामिनेशन करवाया जाए। अब मैनेजर साहब क्या करेंगे, डीजीएमएस को चिट्ठी भेज देंगे। तो डीजीएमएस में ढेर सारे डीजीएमएस बैठते हैं, कभी मेरा डीजीएमएस वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर एक और डीजीएमएस होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, आईएच, या मेडिकल समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल हेल्थ, आईएच मतलब इंडस्ट्रियल हेल्थ। उनको और क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा कि मेरे माइन का एक शंभू है और इसको जो है फेल कर दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन में, इसका री एग्जामिनेशन किया जाए। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई आदमी अनफिट, एएमबी ने उसको चेक किया, जांच किया, एग्जामिनेशन किया और उसके बाद वो अनफिट ही रह जाता है, मेडिकल अनफिट ही रह जाता है,
तो उस आदमी को काम पर नहीं लगाया जाएगा, माइंस में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई डस्ट रिलेटेड डिजीज हुआ है उसको, या जो नोटिफाइड माइनिंग डिजीज है जिसमें आप NIHL से लेकर के सबका नाम बताए थे, कैंसर ऑफ लंग, प्लूरा, पेरिटोनियम, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, बेरोलियोसिस, जितने भी नाम बताए होंगे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ड्यू टू रेडियम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये जितने भी डिजीज बताए थे, यदि ये कोई डिजीज हो जाता है तो वो आदमी माइंस रूल्स के रूल 82A के तहत, रूल का नंबर है 82A के तहत डिसेबिलिटी कंपेंसेशन या डिसेबिलिटी अलाउंस पाने का हकदार होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स, और आपको 3 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया माइन मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, ठीक है। तो अब बच्चा लोग प्रिंसिपल ऑफिशियल देगा अगर मैनेजर को मार देगा, ठीक है, या कोई ने पढ़ के गया होगा सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल तो प्रोजेक्ट इंजीनियर को मार देगा। और मैनेजर जब नहीं है भैया, मैनेजर अब्सेंस है या उस पर्टिकुलर टाइम पर माइन में उपस्थित नहीं है, तब ये प्रिंसिपल ऑफिशियल विल कम इनटू प्ले। ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है भैया, क्रिकेट में 11 के अलावा 12 को सब्स्टिट्यूट रखते हैं कि नहीं, तो यह सब्स्टिट्यूट है। मैनेजर तो बिग द बॉस है। कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से 3 ही आदमी कोल माइंस रेगुलेशन खोजता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है। वो तो है ही है। जब मैनेजर अब्सेंस है कोई कारण से, तब प्रिंसिपल ऑफिशियल विल कम इनटू प्ले, तब ये आएगा बदली में, अदरवाइज ये बदली में नहीं आएगा। तो माइन मैनेजर तो हुआ नहीं, इसका मतलब माइन मैनेजर नहीं है, तभी ना प्रिंसिपल ऑफिशियल की जरूरत पड़ी। तो किसको प्रिंसिपल ऑफिशियल बोलते हैं? किसी भी सीनियर अधिकारी को नहीं बोल दीजिएगा, आप GM को प्रिंसिपल ऑफिशियल नहीं बोल दीजिएगा, समझे ना। किसको बोलेंगे? ए सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। माइनिंग डिसिप्लिन का मैनेजर के बाद सबसे जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफिशियल। अब एक हमको बोला कि सर मैनेजर नहीं है, तो एक असिस्टेंट मैनेजर थे सीनियर, वो हो गए प्रिंसिपल ऑफिशियल। अब वो भी नहीं है तो क्या ओवरमैन हो जाएगा? यदि ओवरमैन नहीं है तो क्या माइनिंग सरदार हो जाएगा? तो आपको माइंस चलाने का क्या बोला है सर? आपको कोल माइंस रेगुलेशन स्पेसिफाई किया ना है कि नहीं है, नहीं है मतलब क्या मेरा मन मर्जी है कि नहीं है? तो नहीं है तो माइंस क्या चला रहे हो? आप मैनेजर नहीं है तो आपको प्रिंसिपल ऑफिशियल रखना है। अब ये हम मने मन सोच ले, मने मन बोलने लग जाए कि असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं है, फिर वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो नहीं है तो काहे माइंस चला रहा? बंद करना। आपको कोल माइंस रेगुलेशन माइंस चलेगी बोलता है कि आपको जो कोल माइंस रेगुलेशन में या माइंस सेट के जो प्रोविजंस है उसके तहत ना माइंस चलाना है कि मने मन कुछ कुछ सोच के चलाना है? क्या सबको छुट्टी दे दीजिएगा? सबको छुट्टी दे दीजिएगा तब ना, मतलब आप कानून को मानने के लिए आपका ब्रेन तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो वैसा जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते वो दिमाग में कभी नहीं लाना, ठीक है। तो ये हुआ सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, डीप होल मीन्स डेप्थ ऑफ होल। अब 3 ऑप्शन दिए, 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर, ठीक है। थोड़ा पावर का प्रॉब्लम है, दिखने में दिक्कत हो रहा होगा बोर्ड पे। डीप होल किसको बोलते हैं? ऐसे होल को डीप होल बोलते हैं जो कि 3 मीटर से अधिक हो, मतलब मोर देन 3 मीटर डेप्थ ऑफ होल रहेगा, तभी उसको डीप होल बोलते हैं। और ये जो डीप होल करते हैं ये ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का एक डेफिनेशन दिया है कोल माइंस रेगुलेशन में, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे वो वर्किंग एट हाइट, एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार और एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड। ओपन कास्ट मेथड से डेवलप्ड पिलर का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये नेक्स्ट 3 वीडियो रहेंगे। उसके पहले
अब यही 3 रहेंगे, उसके बाद कोई चीज पढ़ाएंगे, ठीक है।